हाँ बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है मानव कार्यकी। मानव कार्यकी का मतलब है कि अपने ह्यूमन से रिलेटेड, ध्यान दो बेटा, अपने बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मानव के जितने भी कार्य है उन कार्यों का अध्ययन करते हैं। मानव के जितने भी अंग है उन अंगों की संरचना जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या कोशिकीय संगठन, उस कोशिकीय संगठन में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले कोई भी एक आधारभूत या बेसिक यूनिट कौन सी, सेल, सेल मिलकर के क्या बनाएगी, टिश्यू या उत्तक, वो मिलकर के क्या बनाएगी, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उससे पूरी बॉडी का निर्माण होगा या पूरे पूरे शरीर का निर्माण होगा। इस मानव कार्यकी में यही चीजों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले इनमें हम एक टॉपिक ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है कि शरीर, द्रव कह सकते हैं या तरल कह सकते हैं, और उनका परिसंचरण, परिसंचरण, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भाई हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। इनको इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी लिक्विड, क्या बोलते हैं, बॉडी लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं शरीर तरल, एंड परिसंचरण का मतलब सर्कुलेशन। अपने पास में जैसे हमने पढ़ा था सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो क्या करती है, जल के अणुओं को अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ले जाती है अपने खुद के माध्यम से। जैसे आलू एग्जाम्पल पढ़ा था, वैसे ही मानव के पास में एक है स्किन, जिसको अपन बोलते हैं त्वचा। त्वचा क्या करती है, बाहर के वातावरण को शरीर के अंदर के वातावरण से सेपरेट रखती है, राइट। शरीर के अंदर का जो भी टेम्परेचर है, जो भी वातावरण है, उसको बाहर के वातावरण से क्या रखेगी, सेपरेट रखेगी। तो अपने शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम है वो बाहर के वातावरण से सीधे के सीधे इंटरेक्ट जो है वो नहीं हो सकते। जैसे कि मैं बात बोलूं कि अपने अंदर है आमाशय, है क्या करता है, HCl है, भोजन का पाचन करेगा। छोटी आंत है, जब तक हम बाहर से उसको भोजन नहीं पहुंचाएंगे तब तक अपने पेट में भोजन नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक हम बाहर से जल नहीं पहुंचाएंगे तब तक अपने शरीर में भोजन जल जो है नहीं जाएगा, खनिज जितने भी है वो नहीं जाएंगे। तो बाहर के वातावरण को शरीर के अंदर आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, अंतरक्रिया करने के लिए जो चीज काम में आती है उस चीज को अपन बोलते हैं क्या, सर्कुलेशन, परिसंचरण। खाद्य पदार्थों के लिए, मिनरल्स के लिए, जल के लिए, जिसको अपन बोलते हैं परिसंचरण मतलब पहुंचाना। जैसे प्लांट के रेफरेंस में पढ़ा था क्या कि जो जाइलम था वो मृदा से लेकर के जल, पौधे के सभी भागों तक क्या करता है, जल पहुंचाता है। और इसी रेफरेंस में फ्लोएम में पढ़ा था कि जो पर्ण के अंदर भोजन बनता है वो बाद में पादप के सभी भागों में जाता है। यही चीज है कि बाहर के वातावरण को अंदर के वातावरण से जोड़ने के लिए या खाद्य पदार्थों और जल को पहुंचाने के लिए, मिनरल को पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन जो बाहर है अपन शरीर के अंदर ले रहे हैं, तो सीधी की सीधी अंदर कहां, सॉरी स्टमक में चली जाएगी या छोटी आंत में जाएगी या बड़ी आंत में जाएगी। तो ये सीधी अंदर ना जाकर के जिस माध्यम से जाती है उसको हम अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। क्लियर। ये सर्कुलेशन अपनी बॉडी में दो टाइप का होता है। पहले बेसिक से चलते हैं। सर्कुलेशन कितने टाइप का है बेटा, सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण, ये दो टाइप का है। पहला तो बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर सर्कुलेशन का मतलब अंतः कोशिकीय, सेल के अंदर अंतः कोशिकीय परिसंचरण। अंतः कोशिकीय परिसंचरण का क्या मतलब, नाम से पता चल रहा है किसमें होगा, कोशिका में। कोशिका के अंदर परिवहन कैसे होगा वो हम पादप कोशिका में अच्छे से पढ़ चुके हैं। कौन सा सिस्टम, GERLV सिस्टम, याद आया, GERLV सिस्टम। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल काम में आया था, जिससे बाहर से कोई भी अगर फूड मटेरियल है तो उसको अंदर ले आना या अंदर से वापस बाहर निकालना।
मतलब अंतःकोशिकीय किसके माध्यम से हुआ था? कोशिका द्रव्य के माध्यम से। याद आया? कोशिका द्रव्य के माध्यम से। पहली चीज, हो किसमें रहा है? कोशिका में। तो ये चीज किसमें पाई जाती है? कोशिका में। थर्ड चीज, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब निम्न स्तर के जीव है, उन्हें निम्न स्तर के जीवों के बीच में या निम्न स्तर के जीवों में ये पाया जाता है। अभी तक हम इसके ऊपर नहीं आए, जो ह्यूमन है ना, इस ह्यूमन के ऊपर नहीं आए, अब आएंगे। दूसरा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर परिसंचरण। क्या बोलेंगे? बाह्य कोशिकीय परिसंचरण। अब ये क्या है? बाह्य कोशिकीय परिसंचरण मतलब कि किसी एक कोशिका में तो नहीं होगा, दो कोशिकाओं के बीच में, मतलब उनका कोशिका द्रव्य भी अलग हो गया, दो कोशिकाओं के बीच में होने वाला, या हम बोलेंगे शरीर से बाहर नहीं, कोशिका से बाहर, तो क्या बोलेंगे? दो कोशिकाओं के बीच। फर्स्ट थिंग, कोशिकाओं के बीच। ये होगा किसमें? जितने भी उच्च स्तर के जीव है, जैसे कि ह्यूमन, उनके अंदर ये चीज पाई जाती है। ठीक, समझ में आई? हम किसके टाइप पढ़ रहे हैं? परिसंचरण के। परिसंचरण, अभी ब्लड पे हम आए नहीं। परिसंचरण का पहला टाइप है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर है या इंट्रा सेल्यूलर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि परिसंचरण में किस पदार्थ को हम बाहर से अंदर की तरफ ले आ रहे हैं या अंदर से बाहर की तरफ ले आ रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है मेरे पास में, तरल के आधार पर। किस आधार पर? तरल आधार पर। तरल कौन सा है, वो फ्लूइड कौन सा है, उस बेस पे भी हम परिसंचरण को कितने भागों में बांटते हैं? दो भाग। अगर पहली बात करें कि जो तरल है वो क्या हो, ध्यान दो इधर, जो तरल है वो क्या हो? ऐसे कोई जीव का नाम याद है जिसके अंदर ब्लड की जगह वाटर जो है वो माध्यम का काम करता है, जल जो है वो माध्यम का काम करता है, उसी जल के साथ में खाद्य पदार्थ जो है, उसी जल के साथ में मिनरल्स जो है वो ट्रांसलोकेट होते हैं अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। हाइड्रा सुना? हाइड्रा नहीं सुना? प्रोटोजोआ के अंदर, सॉरी प्रोटोजोआ क्या, पोरीफेरा के अंदर स्पंज नाम सुना? स्पंज के अंदर आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, सबसे ऊपर की तरफ एक छिद्र, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है स्पंज का, जो जलीय जीव है, जो जल के माध्यम से ऐसे इस तरीके से खाद्य पदार्थों का संचरण, परिसंचरण होता रहता है। किसके माध्यम से? अभी तक हम ब्लड के ऊपर आए भी नहीं है, ये इंट्रोडक्शन है कि अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आया कहां से। तो पहला लिक्विड जो है, अगर जल हो तो ये किन में पाया जाता है? अगर जो तरल है जल, ये किन में होगा? एक तो बात की, दूसरी बात की हाइड्रा की। चलो अब आते हैं हम अपने पे। अगर तरल के रूप में क्या लिया जाए? ब्लड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रक्त। तो तरल के रूप में पहला तो ब्लड, तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे ब्लड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ये प्रॉपर अपना नाम आया, जैसे आप पढ़ते हो रक्त परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र, और यही हमें डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले जो चीजें चली वो चीजें इसी चीज को निकालने के लिए इंट्रोडक्शन की आई कहां से, सर्कुलेशन स्टार्ट कहां से होता है, मेन अपने सिलेबस के अंदर ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये समझ में आई? कोई दिक्कत? इसके अलावा पहला तो ब्लड है, इसके अलावा एक और चलता है जिसको अपन बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? लिम्फ। लिम्फ परिसंचरण तंत्र, इसको बाद में पढ़ेंगे तंत्र। एक और आप पढ़ते हो हीमोलिम्फ, नाम सुना है?
आपने नॉन कोऑर्डिनेटा पढ़ा है, हीमोलिम्फ, परिसंचरण तंत्र। इंसेक्ट पढ़े आर्थ्रोपोडा के अंदर, उस इंसेक्ट के अंदर हीमोलिम्फ के जरिए जो है परिसंचरण होता है। हमें इनके बारे में ध्यान नहीं देनी, हमें देना किसके बारे में। चलो अब अपना जो मेन चीज आती है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में जानना होगा, किसके बारे में जानना होगा बेटा, ब्लड के बारे में। चलो कोई जानता है ब्लड के बारे में, क्या होता है, कहां होता है, क्या कलर होता है, क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन कौन सी शर्कराएं रहती है, उन शर्कराओं का निर्माण भी किस किस कॉम्पोजिशन से होता है। कहने का मतलब इस ब्लड का हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है ब्लड संगठन, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज क्या पढ़े बताओ, सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज कि ये हल्का क्षारीय होता है, राइट। हल्के क्षारीय का मतलब अगर हम पीएच टेबल को देखें, ये अपने पास में 7, ये 0, ये 14। अगर इधर से इधर चलते हैं, यहां तो हल्का अम्लीय और इधर चलते हैं तो भारी अम्लीय, यहां हल्का क्षारीय और इधर चलते हैं तो भारी क्षारीय। तो हमने पूछा है हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय मतलब पीएच कितनी हो जाएगी, 7.4, 7 तो हो जाएगी उदासीन। तो 7.4 जो पीएच है किसकी रहती है, ब्लड की पीएच रहती है। चलो आगे चलते हैं, और क्या देखें, मानव के अंदर यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो रहता है, उस स्वस्थ व्यक्ति में, एक प्रॉपर स्वस्थ व्यक्ति में, हेल्दी पर्सन में 5 से 6 लीटर जो है वो ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। एक ब्लड होता है, ब्लड की बात कर रहा हूं, आरबीसी की बात नहीं की। आरबीसी की बात करेंगे तो डाटा अपने पास में आ जाएगा 5 से 5.5, ठीक है, वो मिलियन आ जाएगा। आरबीसी की बात, मिलियन मतलब लाखों में। ये मैंने बात की है ब्लड की। 5 से 6 लीटर जो ब्लड होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, उस स्वस्थ व्यक्ति की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर कम हो जाता है तो उसको चढ़ाना पड़ता है, और ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अपने पास में प्लीहा नाम कहते हैं, स्प्लिन, वो जो है ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान कहते हैं, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाता है मृत के रूप में। और क्या देखे बताओ, बताओ ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ब्लड जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो, अरे ये छोटी क्लास में नहीं पढ़ा क्या, एक तो है प्लाज्मा। चलो प्लाज्मा से पहले मैं लिख देता हूं, ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है तरल भाग और दूसरा होता है सॉलिड या ठोस भाग। तरल भाग को हम क्या कहते हैं, तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। अभी कोरोना के अंदर ये प्लाज्मा नाम बहुत अच्छा खासा सुनने को मिला था, है ना। किसी कोरोना के व्यक्ति में अगर प्लाज्मा चढ़ा दी जाए, जिसको पहले कोरोना हो रखा है या उनमें एंटीबॉडी बन चुकी है, वो चीज है प्लाज्मा। हाँ बेटा, प्लाज्मा जो है वो इस रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, 55% भाग। अगर सॉलिड भाग की बात करें तो ये कितने प्रतिशत भाग है, 45%। क्लियर, आगे चले। ये जो प्लाज्मा है जो 55% भाग बनाता है, इसके अंदर 90 से 92% क्या रहता है, जल। 90 से, बोल रहा हूं 92 एनसीईआरटी का डाटा है, 90 से 92% क्या रहता है, जल। तो पीछे वाला जो 8 से 10% है वो क्या रहेगा, 8 से 10% जो है वो अपने पास में रहता है, पहली चीज कार्बनिक पदार्थ, क्या है, कार्बनिक पदार्थ, चलो ठीक है। दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। तीसरा गैसें, चौथा प्रोटीन,
और भी बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक है, जिसको अपन डिस्कस में बाद में पढ़ेंगे। पहली चीज, जो ब्लड है वो हल्का सारीय रहता है। हल्के सारीय मतलब कि पीएच कितना, 7.4। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अप्रोक्सीमेटली ब्लड कितना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ब्लड जो है इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है तरल भाग, दूसरा होता है सॉलिड या ठोस भाग। तरल भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट भाग बनाता है, 55%। बाकी वाला पार्ट 45%। तरल भाग जो 55% बनाता है, जिसके अंदर इसी 55% भाग का 90 से 92% भाग तो क्या होता है, जल होता है। बाकी 8 से 10% भाग क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, गैस से या प्रोटीन होते हैं। अब इसी चीज को मैं डिटेल में ले रहा हूं, किसको, ये कार्बनिक भाग क्या है, अकार्बनिक भाग क्या है, गैसेज कौन कौन सी है या प्रोटीन कौन कौन से। चलो कार्बनिक भाग की बात करूं तो सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूंगा मैं, एल्ब्यूमिन। कार्बनिक भाग के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, इसी चीज को मैं इसमें सम्मिलित कर रहा हूं। कौन सा प्रोटीन, नाम सुना है पहले, क्या करता है, ठीक है पढ़ते हैं। एल्ब्यूमिन के अलावा एक प्रोटीन पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, ये नाम सुना है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। आपने सुना है कभी IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ये सारी प्रतिरक्षियां है जो, हाँ एंटीबॉडीज, ये सारी एंटीबॉडीज है जो मानव के शरीर में अपने आप बनती है। तो ये जो ग्लोब्यूलिन है, इसका इंग्लिश टर्म बोले तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन को दूसरी चीज में हम कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिरक्षी। देखो बेटा, कोरोना के अंदर प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसी के कारण हुई। कहते थे कि प्लाज्मा किसी का लेकर के कोरोना पेशेंट में चढ़ाओ तो वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज जो अपने आप बॉडी में बनती है वो है, तो वो क्या करेगी, सीधे के सीधे उस पैथोजन पर अटैक करेगी। मतलब बनी बनाई प्रतिरक्षी है, बनी बनाई एंटीबॉडी है, बनी बनाई इम्यूनोग्लोबिन है। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। तो प्लाज्मा अपने लिए इसलिए मोस्ट है। दूसरी बात करें, एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है, ध्यान रखना बेटा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब परासरण, परासरण नियमन। अब परासरण नियमन क्या है, ये टर्म तो मछलियों के अंदर पाई जाती है, सुना है। परासरण नियमन का मतलब है जल को होल्ड करके रखना। ब्लड के अंदर जल भी होगा, है ना, उस ब्लड के अंदर जल को होल्ड रखने का काम कौन करती है, होल्ड का मतलब उसी के अंदर संग्रहित रखने का काम कौन करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन करती है। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होगी तो ब्लड से जल निकल जाएगा, यानी कि वो जल जाएगा टिश्यूज में या ऑर्गन में, हो सकता है जल की मात्रा ज्यादा हो जाए। तो परासरण नियमन का मतलब है जल को रक्त में संग्रहित रखने का या होल्ड रखने का कार्य। कोई दिक्कत, ठीक है। वापस देखते हैं, देखो बेटा, अपने पास में रक्त के कितने भाग थे, कौन कौन से, तरल, दूसरा सॉलिड। तरल भाग को क्या कहेंगे, प्लाज्मा। दूसरे वाले भाग को सॉलिड पार्ट, जो कितना परसेंट भाग बनाता है, 45%। और पहला वाला भाग 55%। 55% भाग में जल कितना, 90 से 92। बाकी वाला 8 से 10। 8 से 10 भाग में कौन होंगे, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, गैस और प्रोटीन। प्रोटीन की बात हमने कर ली। पहला प्रोटीन एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का काम सीधे के सीधे एमसीक्यू आता है बेटा, और इस ब्लड सर्कुलेशन से मोस्ट ऑफ 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जूलॉजी में मोस्ट ऑफ टॉपिक यही है। अभी तक जूलॉजी में आप आए नहीं हो, वर्टिब्रेट नॉन मतलब कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ही पढ़ा है। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप ये पहला टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है। एल्ब्यूमिन का सीधा काम बोलते तो परासरण नियमन, इतना ही टॉपिक ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं। आगे बात करें, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम प्रतिरक्षियों का निर्माण। प्रतिरक्षियां क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र एक ऐसा सिस्टम है अपनी बॉडी में
जो अपने शरीर को बाहर से आने वाले हानिकारक पदार्थों से, हानिकारक प्रतिजनों से रक्षा करती है। जैसे कि हमें बुखार आता है, जैसे हमें नॉर्मल जुकाम लगता है जो 2-3 दिन में अपने आप सही हो जाता है, तो अपने शरीर में ऐसा कोई चमत्कारिक चीज होगी जो अपने आप जुकाम को सही कर रहा है। वो चमत्कारिक चीज जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र है, और वो प्रतिरक्षा तंत्र किससे बनता है? प्रतिरक्षियों से बनता है। क्लियर? ये बॉडी में अपने आप भी बनता है या बाहर से इंजेक्ट भी कराया जा सकता है। प्रतिजन, बाहर से संक्रमण अपने आप भी हो सकता है या प्रतिजन को हम बाहर से एंटर भी करवा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताए, कोरोना वैक्सीन अभी सबने लगाई कोरोना के अंदर। कोरोना वैक्सीन थी क्या? रियल में कोरोना ही था जो हम अपने शरीर में प्रवेश करवा रहे। हम कह रहे थे वैक्सीन, वैक्सीन क्या थी बेटा? कोरोना को मृत करके हम शरीर में प्रवेश करवा रहे थे, और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए था। जैसे ही बाहर से कोरोना को मृत करके हमने शरीर में प्रवेश कराया, तो अपने शरीर के अंदर प्रतिरक्षी बननी स्टार्ट हुई। अपने शरीर ने, प्रतिरक्षा तंत्र ने बोला कि बाहर से कोई एक पैथोजन आया है जो पहले कभी भी शरीर में नहीं था, तो इनको मारने के लिए कौन तैयार हो गई? प्रतिरक्षी। लेकिन जैसे ही प्रतिरक्षी इनको मारने के लिए आई, इन्हें पता चला क्या कि ये पहले से क्या है? मृत है। तो इन्होंने एक स्मृति बना ली, इन्होंने एक मेमोरी बना ली कि अभी तो इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया कि ये पहले से मृत है, अपने पास में आए, अपन तैयार हो गए, लेकिन यही चीज अगर वापस आएगी तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो 3 महीने तक इसका पहला डोज था, फिर और डोज लगाया, यानी कि प्रतिरक्षी और बनी। कहने का मतलब हमने प्रतिजन को शरीर में प्रवेश कराया ताकि प्रतिरक्षी बन सके। जब प्रतिरक्षी बनी, अगर उन 3 महीनों के दौरान अगर कोरोना अपने शरीर में आ जाता तो हमें कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले से अपने पास में इसको मारने के लिए प्रतिरक्षी। इसको हम बोलते हैं वैक्सीन या वैक्सीनेशन। क्लियर? इसी से रिलेटेड टर्म है। चलो आगे देखते हैं। ओके, यहां तक चीज समझ में आई? कार्बनिक पदार्थ, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? इसके अलावा हो सकते हैं अमीनो अम्ल, इसके अलावा हो सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, इंसुलिन, डायबिटीज, ठीक है। इसके अलावा हो सकते हैं वसीय अम्ल, वसीय अम्ल आदि। ये तो हो गए कार्बनिक चीजें। अब हम बात करें अकार्बनिक चीजों की। अकार्बनिक का मतलब क्या होता है? मिनरल, खनिज। जैसे आप पढ़ते हो प्लांट के रेफरेंस में भी, कार्बनिक कौन कौन से? जो किसी फॉर्मेट में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। अकार्बनिक कौन से? मिनरल जिनको हम सॉइल से प्राप्त करते हैं, प्लांट के रेफरेंस में। इधर अकार्बनिक के रूप में सोडियम हो सकता है, अकार्बनिक के रूप में कैल्शियम हो सकता है, अकार्बनिक के रूप में पोटेशियम हो सकता है, अकार्बनिक के रूप में मैग्नीशियम हो सकता है। तो ये सारी चीजें अकार्बनिक के रूप में आती है। गैसों के रूप में कौन आती है? गैसों के रूप में एक तो ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन भी आती है। हम देखते हैं कि भाई हम सिर्फ गैसों का आदान प्रदान में ऑक्सीजन और CO2 का भी कर रहे हैं, नहीं बेटा, उसके अलावा भी गैसें अपने शरीर में एंटर जो है वो करती है, नाइट्रोजन भी करती है, ठीक है। अपना शरीर पचा नहीं पाता, इसलिए यूरिया के रूप में, मोस्टली यूरिया जो इंसेक्ट में होती है, अपने अंदर जो भी है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाती है। पक्षियों में यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जैसे सर अभी नाम बता रहे थे, यूरिया कौन सा? NH2CO NH2 ऐसा करके, मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड तो है। तो ये हमने बात की पहले किस बारे में? ये हमने बात की तरल भाग के बारे में। तरल भाग इतना ही हमें पढ़ना, इससे ज्यादा डिटेल में न तो जाना है, न ही हमें पढ़ना है, और नहीं इससे ज्यादा आता है। कोई दिक्कत तरल भाग में? सॉलिड वाले भाग की तरफ चले। चलो नई स्लाइड में लेते हैं सॉलिड वाला भाग। सॉलिड वाले भाग को हम कहते हैं कणिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा? चलो, RBC की फुल फॉर्म कौन बताएगा? वेरी गुड, सावल सिंह वापस बोल। रेड ब्लड सेल, बिल्कुल गलत। और कोई? RBC की फुल फॉर्म सी आते सेल्स नहीं होता, क्या लिखा है? कणिकाएं। रेड ब्लड कार्पस्कल्स, लाल रक्त कणिका। हिंदी में क्या बोलते हो? लाल रक्त कणिका बोलते हो। कणिकाओं को इंग्लिश में सेल थोड़ी कहते, कोशिकाओं को कहते हैं, है ना।
कणिका और सेल एक ही है? सिखाया ये है ना हमने, जिस टाइम बायो स्टार्ट की तब भी तुम्हें बताया कि सजीव और निर्जीव में अंतर। आपको तो यही बताया कि जो सांस लेता है वो सजीव, जो सांस नहीं लेता वो निर्जीव, है ना। अभी परसों वाली क्लास में बोला था कि मानव श्वसन में कौन सी गैस लेता है, तो ऑक्सीजन, छोड़ता कौन सी है, तो CO2। पादप कौन सी गैस लेता है श्वसन में, तो CO2, छोड़ता कौन सी, ऑक्सीजन। ऐसा नहीं होता बेटा, श्वसन का मतलब ही है ऑक्सीजन लेना, है ना। तो बचपन में अभी में रात दिन का फर्क है कि नहीं है? तो फिर अगर बचपन में ही दाढ़ी मूछों के साथ में पैदा हो जाते तो नया लुक होता, हमें जैसा लगता ना फिर। चलो बेटा इधर देखो, कणिकाएं जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पस्कल्स, ये अपने बॉडी में कितनी होती है? हेलो, ये कितनी होती है? कौन कौन सी? चलो, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। क्लियर? आज की क्लास में हम पहली वाली कणिका के बारे में पढ़ेंगे। पहली वाली कणिका कौन सी? RBC। क्या जानते हो RBC के बारे में बताओ? बस पहली चीज यही है हमें मालूम, 120 दिन। अब बेटा अब ध्यान दो, सबसे पहले तो लाल रक्त कणिका है, इधर ध्यान दो, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। चलो एक थोड़ी सी इसी लाल रक्त से चीज याद आई, यहीं पढ़ेंगे हम। क्या पढ़े? यहां अलग से बॉक्स करके लिख रहा हूं, रक्त परिसंचरण या फिर रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड स्टडी, हेमेटोलॉजी, ब्लड स्टडी। कितने तेजस्वी लोग हैं। चलो हेमेटोलॉजी। अब चलते वापस इसमें, पहली चीज तो ये, ठीक है, इधर ध्यान दो, RBC के बारे में। चलो रंग कौन सा इनका? ठीक है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। जो जानकारी आपको पता है पहले उसके बारे में लिखते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? वर्णक है। कैसा वर्णक है? श्वसन श्वसन वर्णक। ये तो हो गया अपने पास में, इसका कैसा कलर? रेड कलर। और फिर ये क्या है? हीमोग्लोबिन। आकार कैसा रहता है? ये कोई बताएगा? कणिका का गोलाकार? नहीं बेटा, इनका जो, अरे सुनो तो सही, इनका जो आकार है वो रहता है बाइकॉनकेव। अब ये बाइकॉनकेव क्या है? बाइकॉनकेव का मतलब, इधर ध्यान दो, ये जो RBC है वो इस शेप की रहती है, मतलब कि इधर की साइड से देखो तो भी कॉनकेव, इधर की साइड से देखो तो भी कॉनकेव। कॉनकेव है क्या? जिसको अपन बोलते हैं उत्तल, हिंदी में बोलेंगे उभयावतल। उभयावतल, दोनों तरफ से उत्तल। क्लियर? आगे देखो, अब इसी दोनों तरफ से उत्तल है तो इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यानी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी। ये तो इसका हो गया आकार। इसका आमाप क्या होगा? इसका आमाप होगा बेटा 7 से 8। ये जो है वो, अगर ये वाला पोर्शन देखें, एक मिनट, लगभग 7 से, क्या हुआ भाई? रक्त सूख गया या गीला पड़ गया? क्या बात है, क्या समझ में नहीं आ रहा? तो फिर RBC में पहली चीज, रेड रंग किसके कलर, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आकार कैसा? उभयावतल, बाइकॉनकेव। क्या साइज, सॉरी आमाप क्या? 7 से 8। अब आगे देखो,
नहीं, सेमी के दो। अब इधर देखो, एक स्वस्थ मनुष्य में जो आरबीसी है वो कितनी हो सकती है? 5 से 5.5 मिलियन। मिलियन का मतलब लाखों में, प्रति मिलीमीटर क्यूब। ये जो 5 है ये तो किसमें होता है? फीमेल में। 5.5 किसमें होता है? पांच किसमें होता है? फीमेल में। 5.5 किसमें होता है? मेल में। यानी कि नर की कंपैरिजन में मादा में थोड़ी आरबीसी की संख्या कितनी होती है? कम होती है। एक और डिटेल, इसका जो जीवन काल है, जीवन काल 120 डिग्री। 120 डिग्री क्या, सॉरी 120 डिग्री। हाँ बेटा, आगे देखो, कम है क्या? कम क्यों होती है? क्योंकि उनमें दिमाग दो होते हैं बेटा। चलो, नहीं, एक मिनट। आमाप जो है सेमी नहीं, एक मिनट, सेमी तो ज्यादा हो जाएगा, एमएम। इधर देखो, जीवन काल 120 डिग्री। अब वो डिटेल जो नॉर्मल, मतलब बचपन से जो क्लासों में पढ़ी है उससे थोड़ी हटके, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है हिम और एक होता है ग्लोबिन प्रोटीन। हाँ बेटा, ग्लोबिन प्रोटीन से चलते अपन जेनेटिक्स में। ग्लोबिन प्रोटीन कितनी श्रृंखलाओं से बनी? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से, पेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित। 4 में 2 तो होती है अल्फा और 2 होती है, याद आया थैलेसीमिया, याद आया सिकल सेल एनीमिया, चलो याद आया हीमोफीलिया। अब इधर देखो आगे, इस आरबीसी का निर्माण कहां होता है? इस आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहां होगा? जो लाल अस्थि मज्जा है, उस लाल अस्थि मज्जा में अपन बोलते हैं रेड बोन मैरो। बोन मैरो का शब्द सुना किसी मूवी में? क्रिस 3 में। बोन मैरो क्या चीज है? कहते हैं ना, वो जो विवेक ओबरॉय कहता है कि हर किसी का बोन मैरो ले आकर के उसका ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लास्ट में उसी ऋतिक रोशन का करवाते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो बोन मैरो है क्या? बोन मैरो वो है जहां से आरबीसी उत्पन्न होती है। अस्थि मज्जा है ना, अस्थियों के बीच की जगह जहां से वो जॉइंट यानी जुड़ी रहती है। तो ये रेड बोन मैरो है जहां से अपने आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी, इधर ध्यान दो बेटा, जब आरबीसी मृत हो जाती है, क्योंकि जीवन काल कितना? 120 दिन, तो कहां जाएगी? प्लीहा के अंदर। प्लीहा मतलब स्प्लीन के अंदर। इसलिए 2 चीजें ध्यान देना बेटा इधर, ये जो स्प्लीन है इसके 2 नाम है, एक तो आरबीसी का कब्रिस्तान, कभी कभार कब्रिस्तान की जगह एक और टर्म यूज होती है, इसी का दूसरा नाम है ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड का मतलब जहां पर जो बिना काम में आई चीजें पड़ी रहती है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तीसरी बात करें, इसको बोलते हैं ब्लड बैंक, क्योंकि आरबीसी ज्यादातर है कहां पे? यही है। तो लाल अस्थि कहा ना कि जहां पर हड्डियां आपस में जुड़ती है वहां पर अस्थि मज्जा। मज्जा कहां होता है? एनाटॉमी में पढ़ा था, सबसे सेंट्रल पार्ट, जड़ में, तने में, है ना। तो यहां पर जो बोन्स है उनके बीच में पाई जाती है, उनके मध्य में पाई जाती है रेड बोन में। आगे बढ़े, देखो इधर सबसे पहले हमने स्टार्ट की ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब अपने शरीर में या अपने शरीर को बाहर वाले वातावरण से जोड़ने वाली चीज।
क्या किया उसके अंदर हमने परिसंचरण पढ़ा। परिसंचरण कितने प्रकार का अनिल, परिसंचरण कितने प्रकार का, कौन कौन सा, अंतरकोशिकीय और बाह्यकोशिकीय यानी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अपने काम का कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब दो कोशिकाओं के बीच में जो उच्च स्तर वाले जीवों में पाया जाता है। इसके बाद में हम आए तरल के बेस पे सर्कुलेशन के टाइप, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला तो तरल जल हो सकता है, अपने अंदर तो है नहीं, हम जल को पी करके क्या खाद्य पदार्थों को अपने शरीर में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो जो जल, जो तरल के रूप में जल होता है वो स्पंज और हाइड्रा में पाया जाता है। अपने शरीर में आता है ब्लड, ब्लड जो है वो तरल के रूप में पाया जाता है और अपने शरीर के अंदर पूरा क्या करता है, परिसंचरण करता है हृदय के माध्यम से, फेफड़े हो गए, नीचे लीवर हो गया, ठीक है। ये जो ब्लड है या रक्त है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसी को हमने डिटेल के अंदर पढ़ा था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है हमें पढ़ना किसके बारे में, ब्लड के बारे में। कुछ जानकारी, ब्लड कैसा होता है, हल्का साई है ना, स्लाइटली एल्कलाइन, यानी कि पीएच कितनी 7.4। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना ब्लड होगा, 5 से 6 लीटर। इसके कंपोजिशन में दो भाग होते हैं, एक तो तरल भाग और दूसरा सॉलिड भाग। सोनाराम, तरल भाग को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना भाग बनाएगा, 55%। सॉलिड भाग कितना होगा, 45%। पहले प्लाज्मा के बारे में डिटेल पढ़े तो 55% जो भाग है उसके अंदर 90 से 92% क्या होता है, जल। बाकी 8 से 10% कार्बनिक, अकार्बनिक, गैसीय, प्रोटीन। इसमें जो मुख्य प्रोटीन की हम बात करेंगे, जहां से सीधा का सीधा क्वेश्चन पुट होता है, उन प्रोटीन्स का नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन और दूसरा नाम है ग्लोब्यूलिन। ये प्रोटीन, प्रोटीन है क्या बेटा, कार्बनिक पदार्थ ही तो है, ठीक है। चलो मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। प्रोटीन है क्या, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से ही प्रोटीन बनेगा, कार्बनिक पदार्थ ही है। चलो, कार्बनिक पदार्थ के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोबुलिन प्रोटीन, इन दोनों को ध्यान रखना है। ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है जो अपने प्रतिरक्षा तंत्र में काम आती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑस्मो रेगुलेशन मतलब परासरण नियमन में काम आती है। परासरण नियमन का मतलब ब्लड के अंदर जल को होल्ड रखने का काम करेगी। अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होगी तो ब्लड से जल बाहर निकल जाएगा, और जल बाहर निकलना मतलब किसी ऑर्गन में जाएगा या किसी टिश्यू में जाएगा, ठीक है। आगे देखो, जो अकार्बनिक पदार्थ हो गए उनके अंदर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और गैसेज तो अपने पास में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से है ही, इसी के साथ में नाइट्रोजन भी रहती है। फिर बात करते हैं, लास्ट हमने बात की दूसरी चीज की जिसका नाम है सॉलिड पार्ट, और सॉलिड पार्ट को हमने एक अलग स्लाइड में लिया और इसका नाम था, सॉलिड पार्ट का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, आरबीसी के बारे में, फुल फॉर्म रेड ब्लड कार्पस्कल, सेल को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। उसके बाद में बोला कि इसका रंग कैसा, लाल रंग, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है क्या, एक श्वसन वर्णक है। ये श्वसन वर्णक जो है वो किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से, एक तो होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन प्रोटीन। हिम का मतलब क्या बेटा, आयरन, आयरन ही तो रहता है। हिम मतलब आयरन, ये वो वाली बर्फ, बर्फ वाला हिम नहीं है भाई, ठीक है। आगे देखो, ग्लोबिन प्रोटीन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना होता है जिसमें 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। फिर पता कि इसका आकार कैसा, बाइकॉनकेव, आमाप कैसा 7 से 8 mm। इसकी संख्या कितनी, संख्या की बात करें तो 5 से 5.5 क्या, मिलियन पर mm क्यूब। मिलियन पर mm क्यूब का मतलब है लाख प्रति mm या क्यूब के रूप में इसको दर्शाया जाता है। जो 5 जो है वो किसमें होगी, फीमेल में, और 5.5 मिलियन किसमें होगी, यानी कि 50 से 55 लाख होती है। ये 5 लाख नहीं है ना, मिलियन का मतलब यहां से मैंने ब्रैकेट में लाख लिखा है, 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख, 5.5 मिलियन का मतलब होता है 55 लाख। चलो लिख देते हैं 50 से 55 लाख। जो 45 से 50 होती है फीमेल में, 50 से 55 होती है मेल में। अगर हम शिशु की बात करें, एक छोटे से एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो के बाद में जो बच्चा बनता है उसके अंदर होती है 60 से 65, ज्यादा होती है बेटा, ठीक है। फिर बात है जीवन काल कितना, 120 दिन। हीमोग्लोबिन की बात कर ही ली है, और लास्ट में निर्माण कहां होता है, रेड बोन
मैरो में, और आरबीसी जो अगर मृत हो जाती है कहां चली जाती है, स्प्लीन या प्लीहा में, और प्लीहा को किन किन नामों से जाना जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, जिसको अपन बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक बोला जाता है। ये तो आज है आरबीसी के बारे में। कल अपन पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, कल अपन पढ़ेंगे प्लेट